नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय जागरफी टुडे शैक्षणिक चैनल और मैं हूं राघव दुबे। दोस्तों, आज हम भौगोलिक चिंतन के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। भौगोलिक चिंतन, जैसा कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, एक ऐसा पोर्शन है जो कोई खास कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन हम लोग सामान्यतः इसको पढ़ते नहीं हैं और एक बार पढ़ करके सोच लेते हैं कि हमने समझ लिया। जबकि भौगोलिक चिंतन में या थॉट में जो मुख्य समस्या बच्चों को आती है, जो हमने देखा कि वो नामों में कंफ्यूज करते हैं। अब पता चला हेटनर, हिकेटियस, हेरोडोटस, उनको सब एक जैसे नाम लगने लगते हैं। या ख़ास तौर से जब अरब भूगोलवेत्ता आप पढ़ते हैं तो पता चला अलबरूनी, इब्न बतूता, इब्न खालदून एक टाइप के ही नाम आपको लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सोचते हैं कि एक बार हमने पढ़ लिया और थॉट तैयार हो गया। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग भी थॉट तैयार करना चाह रहे हैं वो मेरे साथ साथ तैयार करें। और भूगोलवेत्ताओं के नाम, दो नाम कोई भी आप बस रोज रटिए और उनका लगभग पीरियड देखिए। 10-15 दिन में सारे भूगोलवेत्ताओं के नाम एकदम क्रिस्टल क्लियर होने लगेंगे कि ये किधर के हैं, ये किधर के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? भूगोल का इतिहास, यानी भूगोल विषय का विकास कैसे हुआ। तो सभ्यता के शुरुआती दौर में दोस्तों विषयों का स्पष्ट बंटवारा नहीं था। एक ही व्यक्ति इतिहासवेत्ता हो जाता था, भूगोलवेत्ता भी होता था, दार्शनिक भी होता था, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान पुंज कम था। इसलिए कोई व्यक्ति थोड़ा भी अगर ज्ञान अर्जित कर लेता था तो वो काफ़ी विद्वान माना जाने लगता था उस समय के हिसाब से। तो उस समय विषयों का स्पष्ट बंटवारा नहीं था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती गई, विषयों का धीरे धीरे स्पष्ट बंटवारा होने लगा कि यह चीज़ इस विषय में पढ़ाई जानी चाहिए, यह चीज़ इस विषय में पढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरह से भूगोल की परिभाषा भी धीरे धीरे बदलती गई। जैसे पुराने समय में आप देखेंगे, स्ट्राबो हुए, टालमी हुए, वगैरह वगैरह, तो पुराने समय में भूगोल क्या था भाई? किसको भूगोल माना जाता था? तो उस समय पृथ्वी का आकार और आकृति, पृथ्वी का अन्य ग्रहों से संबंध, किसी स्थान का अक्षांश देशांतर निर्धारित करना, यही सारा भूगोल था। इसी को भूगोल कहा जाता था, यानी इन चीज़ों का विवरण देना ही भूगोल था। पुनर्जागरण काल में भी भूगोल के विभिन्न भागों का, पृथ्वी के विभिन्न भागों का सामान्य विवरण विशेष भूगोल के अंतर्गत किया गया। खास तौर से इसमें दो भूगोलवेत्ता इंपॉर्टेंट हैं, क्लूवेरियस और वेरेनियस। इन्होंने सामान्य विवरण को विशेष ढंग से व्यक्त करने की कोशिश किया। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है खोज एवं आविष्कारों का महायुग या अन्वेषण एवं ज्ञानोदय का युग, ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी, जिसमें लंबी लंबी समुद्री यात्राएं शुरू हुई। कोलंबस की यात्रा, मैगेलन की यात्रा, कुक की यात्रा, वास्को डी गामा की यात्रा, लंबी लंबी यात्राएं शुरू हुई। तो ये जो नाविक जाते थे, जहाँ भी जाते थे, पूरा यात्रा का अपना विवरण नोट करते जाते थे डायरी में। उस समय महाद्वीपों के आंतरिक भागों के बारे में भी ज्ञान हमारा बढ़ रहा था।
अमेरिका महाद्वीप उधर नई दुनिया के रूप में पता चला, इधर दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलेशिया और प्रशांत के सैकड़ों द्वीपों के बारे में पता चला। तो उस समय भूगोल का विषय क्या था? उस समय इन यात्रा विवरणों का ही विवरणात्मक अध्ययन भूगोल मान लिया गया। तो खोज और आविष्कारों के महायुग में जो लंबी लंबी यात्राएं हुई, उन यात्राओं का जो विवरण था उसी को लोगों ने सजा संवार करके और किताबों के रूप में अपना प्रस्तुत करना शुरू किया, और विवरणात्मक भूगोल। कुल मिलाकर इस समय 4-5 भूगोलवेताओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें बुइसिंग हैं, बुआक हैं, होमेयर हैं, गेटेरर तथा ब्रून, ये महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने विवरणात्मक भूगोल प्रस्तुत किया, लंबी लंबी यात्राओं के विवरण को ही। लेकिन दोस्तों, इन सारे कालों में क्या रहा भूगोल? विवरणात्मक भूगोल रहा। अब आपको एक शब्द कन्फ्यूजन आगे जो होने वाला है, मैं उसकी थोड़ा सा बात कर लूं कि विवरणात्मक का मतलब क्या है यहाँ पर, और विवरणात्मक से आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, विवरणात्मक का मतलब होता है किसी भी तत्व के बारे में सामान्य सूचना देना, विवरणात्मक। तो विवरणात्मक में जैसे हम क्या कहेंगे? हम बताएंगे कि भारत के गंगा घाटी के मैदान में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, पठारी क्षेत्रों में कम है, हिमालय के क्षेत्रों में कम है, बस इतना बताया हमने, तो ये विवरण हुआ। और जैसे ही हमने कहा कि ऐसा क्यों है, यानी जब इस जनसंख्या वितरण के कारण हम ढूंढने लगेंगे कि कहीं पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, तो अब हम विश्लेषणात्मक भूगोल की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही वनस्पतियों का पृथ्वी पर वितरण हम बता दें, यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ हैं, यहाँ पर पतझड़ी वन है, यहाँ पर घास के मैदान हैं, यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति, तो ये विवरण है। लेकिन जैसे ही उन क्षेत्रों के तत्वों से हम इसका संबंध जोड़ेंगे, वैसे ही ये विश्लेषणात्मक हो जाएगा। जैसे सदाबहार वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जहाँ पर साल भर लगभग वर्षा होती हो, तापमान ठीक ठाक होता हो, वहाँ पर वनस्पतियों का सामान्य जो स्वभाव होता है वो सदाबहार होता है। अब हम तापमान, वर्षा और वनस्पतियों को इंटरलिंक कर रहे हैं। अब हम विश्लेषणात्मक भूगोल पढ़ रहे हैं। गेहूँ यहाँ होता है, हमने विवरण दिया, सिर्फ हमने विवरणात्मक भूगोल बताया आपको। और जैसे ही हमने ये कहा कि यहाँ पर गेहूँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर तापमान इतना है, गेहूँ के अनुकूल है, वर्षा इतनी है जो गेहूँ के अनुकूल है, या मिट्टी, मृदा का नेचर ऐसा है जो गेहूँ के अनुकूल है, यानी जो तत्व हमने बोले, तापमान एक तत्व है, वर्षा एक तत्व है, मृदा खुद एक तत्व है। जब इन तत्वों के आपसी अंतर संबंध का विश्लेषण जब हम करने लगे और विवरण न देकर के कारण भी बताने लगे, तो समझिए कि अब आप विश्लेषणात्मक भूगोल पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो भूगोल चल रहा था, चाहे वो प्राचीन काल का भूगोल हो, चाहे पुनर्जागरण काल में भूगोल हो, चाहे महान खोजों और अन्वेषण के युग का भूगोल हो, सब कुछ विवरणात्मक चल रहा था। पहली बार 19वीं शताब्दी में आकर, 19वीं शताब्दी के शुरुआती समय में 2 ऐसे जर्मन विद्वान हुए जिन्होंने भूगोल को वर्णनात्मक से सीधे लाकर विश्लेषणात्मक स्तर पर रख दिया और भूगोल में वैज्ञानिकता शामिल कर दिया। समझिएगा मेरी बात, अभी तक विवरणात्मक भूगोल चल रहा था, लेकिन जर्मनी के दो महान भूगोलवेत्ता, जिनके नाम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर हैं,
19वीं शताब्दी में आकर के इन दोनों भूगोलवेताओं ने भूगोल के विवरणात्मक स्वरूप को क्या कर दिया, विश्लेषणात्मक में परिवर्तित कर दिया और किसी क्षेत्र में या संपूर्ण भूतल पर पाए जाने वाले तत्वों के आपसी अंतर संबंध को विश्लेषित करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वर्षा क्यों ज़्यादा है, तो अब तापमान ज़्यादा है इसलिए वर्षा ज़्यादा है, या मिट्टी यहाँ पर ऐसी क्यों है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का तापमान और वर्षा और वनस्पतियाँ हैं इसलिए यहाँ की मिट्टी ऐसी है। इस तरह की बात होने लगी। यानी अभी तक जो सामान्य विवरण हम देते थे वो अब विश्लेषण शुरू हो गया। आपसी अंतर संबंधों का विश्लेषण, तत्वों के, भूतल पर पाए जाने वाले तत्वों के, तत्व मैं बार बार बोलूँगा, तत्व का मतलब तापमान एक तत्व है, वर्षा एक तत्व है, आर्द्रता एक तत्व है, हवा की गति और दिशा एक तत्व है, मृदा एक तत्व है, वनस्पतियाँ एक तत्व है। तो इन तत्वों का आपस में अंतर संबंध, किस तरह की मिट्टी में किस तरह की वनस्पतियाँ होंगी, क्यों होंगी, तापमान इतना होगा तो आर्द्रता कैसी होगी, आर्द्रता इतनी होगी तो वनस्पतियाँ कैसी होंगी, इस तरह का जब बात होने लगे तो समझिए कि अब आप विवरणात्मक भूगोल से कहाँ जा रहे हैं, विश्लेषणात्मक भूगोल में जा रहे हैं। तत्वों के आपसी अंतर संबंधों का विश्लेषण भूगोल का विषय है। ये इन दो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने स्थापित किया और भूगोल को सीधे विवरणात्मक से विश्लेषणात्मक, यानी इसको क्या कर दिया, धीरे धीरे वैज्ञानिक पुट दिया इसमें। इसीलिए आधुनिक भूगोल का प्रारंभ भी हम लोग इन्हीं भूगोलवेत्ताओं से मानते हैं। और यह पीरियड इतना महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों, भूगोल को पूरे विश्व में स्थापित करने में इन दोनों भूगोलवेत्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए हार्टशोर्न ने इस पीरियड को क्या कहा है, क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड कहा है ये हम्बोल्ट और रिटर के पीरियड को किसने कहा है, हार्टशोर्न ने। लेकिन सामान्यतः क्या है, तो सामान्यतः क्लासिकल पीरियड अरस्तु और प्लेटो वाले यानी ग्रीक पीरियड को कहा जाता है। लेकिन ये पीरियड इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसको हार्टशोर्न ने क्या कहा, क्लासिकल पीरियड कहना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि इस पीरियड की शुरुआत कब से माना जाए। तो दोस्तों इस पीरियड की शुरुआत हेटनर ने, किसने, हेटनर ने, अब हम भूगोलवेत्ताओं से परिचय करवा रहे हैं आपका, हेटनर ने माना है जिस समय अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने 1799 में दक्षिण अमेरिका की यात्रा किया, उस समय से हेटनर मानते हैं कि अब आधुनिक भूगोल की शुरुआत हो रही है। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए 1799 थोड़ा सा अटपटा एक संख्या है, तो 1800 से लेकर के और 1850 तक के पीरियड को मान सकते हैं कि यह पीरियड आधुनिक भूगोल के स्थापना का पीरियड था, जिसमें अलेक्जेंडर हम्बोल्ट और कार्ल रिटर जैसे बड़े विद्वान हुए। हम्बोल्ट की कॉस्मॉस रचना और रिटर की अर्धकुंडे इसी पीरियड के देन हैं। और दोस्तों ये दोनों विद्वान जर्मनी में बर्लिन में साथ साथ लगभग 30 साल तक रहे। हम्बोल्ट 10 साल बड़े थे और इन दोनों ही का औपचारिक भूगोल में शिक्षण नहीं हुआ था, यानी इन्होंने एकेडमिक कैरियर में भूगोल नहीं पढ़ा था। असली एकेडमिशियंस भूगोल के रूप में वो तो हेटनर आएंगे आगे। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, ये दोनों जो आधुनिक भूगोल के संस्थापक जिनको हम कह रहे हैं, इनकी कोई औपचारिक शिक्षा भूगोल में नहीं हुई थी, अन्य विषयों में हुई थी, लेकिन भूगोल में इन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और कॉस्मॉस और अर्धकुंडे जैसी किताबें लिखी। तो दोस्तों ये तो एक सामान्य भूमिका रही, हम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट पर चर्चा करने वाले हैं और इनके बारे में हम जो भी चर्चा करेंगे उस चर्चा को हम
इस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के थोड़ा सा जीवन के बारे में बात करेंगे, बहुत थोड़ा सा बात करेंगे। फिर दोस्तों इनकी महान यात्रा के बारे में बात करेंगे हम, यात्रा। फिर दोस्तों हम इनकी अध्ययन पद्धति के बारे में बात करेंगे कि कोई चीज़ जब अध्ययन करते थे तो उसका निष्कर्ष किस ढंग से, किस विधि से ये निकालते थे। तो अध्ययन पद्धति की बात करेंगे हम इनके। फिर इनके महत्वपूर्ण कृतियों की बात करेंगे हम, कौन सी किताबें लिखे, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे लिखे इन्होंने। और लास्ट में हम इनकी मुख्य संकल्पनाएं देखेंगे कि इनके भाषणों से या इनकी किताबों से किस तरह की संकल्पनाएं उभर कर भूगोल में आई। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और दोस्तों सबसे पहले हम हम्बोल्ट से थोड़ा मुलाकात तो करिए। और हम्बोल्ट साहब क्या हाल चाल है? चाय आपको पसंद आई? आपकी हिंदी बहुत उम्दा है भाई। थैंक यू। सुना है आपने कोई किताब भी लिखा है? हाँ, मेरी सबसे फेमस बुक है कॉस्मोस। हाँ मेरी सब। अच्छा, थैंक यू सर। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हम्बोल्ट के सामान्य जीवन वृत्त से, यानी थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग उनकी लंबी यात्रा जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आगे एक सन हमने वैसे लिखा हुआ है 1769 इनका जन्म हुआ था। और 1769 में प्रसा के एक संभ्रांत परिवार में इनकी पैदाइश हुई थी। बर्लिन में ही पैदाइश हुई थी और संभ्रांत परिवार में इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू के लगभग 18 साल तक घर पर ही ट्यूटर के माध्यम से हुई। उसके बाद इन्होंने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, जहां पर A.G. वार्नर के मार्गदर्शन में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। A.G. वार्नर परतदार चट्टानों के संबंध में अपनी परिकल्पना देकर फेमस हो चुके थे। फिर हम्बोल्ट ने हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में कुछ दिन अध्ययन किया और फ्राइबर्ग में भी अध्ययन किया। तो दोस्तों अध्ययन इन्होंने मुख्यतः वनस्पति बॉटनी और जियोलॉजी का किया था, लेकिन इनकी माताजी इनको चाहती थी कि इकोनॉमिक्स पढ़ें ये और सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और शुरुआती दिनों में ये सेना में भर्ती हो गए। फिर दोस्तों 1792 में आकर हम्बोल्ट एक नौकरी पा गए। सत्रह सौ 92 में प्रसा में इनको खानों का निदेशक नियुक्त किया गया था
और 1793 में इन्होंने एक अपना शोध पत्र प्रकाशित किया दोस्तों, और विभिन्न चट्टानों पर चुंबकीय विचलन के प्रभाव, विभिन्न चट्टानों पर चुंबकीय विचलन के प्रभाव उस शोध पत्र का विषय था। 1789 में बेसाल्ट का उद्भव इस शीर्षक से इनका पहला निबंध प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, हम्बोल्ट एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और बहुत से विषयों में इनका योगदान रहा है, जैसे कि भूगोल में तो रहा ही है, जियोलॉजी में इनका योगदान है, वनस्पति विज्ञान में इनका योगदान है, तो कई विषयों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, 1797 ईस्वी में इन्होंने अपना सरकारी पद छोड़ दिया और फिर वह लंबी यात्रा प्रारंभ हुई जो बहुत विख्यात यात्रा है, जिसका निचोड़ कास्मास में हम्बोल्ट ने दिया है। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे इनके यात्रा के बारे में और इनकी यात्रा कैसे कैसे हुई थी उसका एक सामान्य फिगर आपके सामने है। जरा इसको 2-4 सेकेंड देखिए पहले, फिर हम लोग इस पर बात करें। तो दोस्तों, अभी आपने देखा एक फिगर कि यात्रा किस तरह से इन्होंने किया था, उसको हम थोड़ा सा डिटेल करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ला कोरूना से इनकी यात्रा आरंभ होगी। दोस्तों, 1799 में फ्रांस के एक वनस्पति विज्ञानी, बॉटनी के एक साइंटिस्ट थे, बोनप्लांट का नाम याद रखिएगा, उनको लेकर और हम्बोल्ट पहुंच गए मैड्रिड। चूंकि अपने साथ हमेशा ये लगभग 40 यंत्र रखते थे, जहां भी जाते थे समुद्र के तल से ऊंचाई, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति दिशा, वायु का दबाव, ये सब नापते हुए चलते थे ये। और पूरे स्पेनिश मेसेटा का लगभग इन्होंने अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, और फिर इन्होंने वो लंबी यात्रा शुरू की जो विख्यात है ला कोरूना से। ला कोरूना से बोनप्लांट के साथ ये पहुंच गए वेनेजुएला में, और कुमाना पतन पर उतरे ये लोग यहाँ पर। उसके बाद हम्बोल्ट ने वहाँ पर कराकस के आसपास एक झील का निरीक्षण किया और ये बताया कि झील क्या हो रही है, धीरे धीरे सिकुड़ रही है, और उसके किनारे प्लेन एरियाज जो बन रहे हैं उसमें कृषि कार्य हो रहा है। और इन्होंने ये भी बताया कि चूंकि पर्वतों के बाहरी भागों में वनों का जो विनाश हो रहा है उसके कारण झील
धीरे धीरे भर रही है, मृदा का अपरदन तेज हो रहा है, उससे वर्षा की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे रिलेट कर रहे हैं ये। वनों के कटाव से इन्होंने बताया कि झरनों में पानी कम हो जाता है, नदियों में अचानक ज़्यादा पानी आ जाता है, क्योंकि वनों का कटाव होगा तो मृदा का अपरदन होगा, मृदा का जब अपरदन होगा तो नदियों की तली में उत्थान होगा, और फिर पानी के प्रवाह को रोकने वाला कोई नहीं होगा तो पानी तेज़ी से नदियों में जाएगा, तो तेज़ बाढ़ आएगी। और वनों के नीचे या पेड़ों के नीचे थोड़ा सा नम वातावरण रहता है, कम तापमान रहता है, इसलिए वाष्पीकरण की रफ्तार कम होती है। जब वन काट देंगे आप तो वाष्पीकरण की रफ्तार तेज हो जाएगी, तो झरनों में पानी कम हो जाएगा। इस तरह से एक तत्व दूसरे से जुड़ रहा है अब। और अभी भी इनका ये ऑब्जर्वेशन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी। तो वैलेंसिया झील के बारे में इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने ओरिनोको नदी के स्रोत का पता लगाया गुयाना के हाईलैंड्स पर जाकर, और ये बताया, साबित किया कि उस स्रोत का अमेजन की सहायक नदी से भी संबंध है। हालांकि ओरिनोको घाटी उस समय बसी हुई नहीं थी और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा इनको। बहुत ढेर सारे मच्छर, घड़ियाल, आदमी को खा जाने वाली मछलियाँ, इस टाइप का, खाने के लिए बिस्किट केला के अलावा कुछ नहीं। फिर भी इन्होंने बहुत ढेर सारे वहाँ से सैकड़ों पौधों के और चट्टानों के नमूने लिए, और अपना जो भी उनका ऑब्जर्वेशन था अपने यंत्रों से वो हमेशा करते रहते थे, ऊंचाई, तापमान वगैरह जो भी है। और उन सारे नमूनों को दोस्तों इन्होंने क्यूबा भेज दिया। दोस्तों क्यूबा से, जहाँ पर इन्होंने वहाँ की सामाजिक और आर्थिक दशा का भी अध्ययन किया, ये लोग फिर लौटे दक्षिण अमेरिका, और इस बार ये लोग लौटकर आए हैं कार्टागोना, कोलंबिया। वहाँ पर मैग्डालीना नदी, जो कि कार्डिलेरा एंडीज की दो पार्ट हो जाते हैं ना, वहाँ पर कार्डिलेरा ओरिएंटल और कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, उसके बीच से इन लोगों ने चढ़ाई किया और कार्डिलेरा के जोन को देखा कि इस हाइट से इस हाइट तक किस तरह की वनस्पतियाँ हैं या किस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप चल रहे हैं, इस जोन से इस जोन तक, इतनी ऊंचाई तक किस तरह की वनस्पतियां हैं, किस तरह का आर्थिक क्रियाकलाप चल रहा है। क्योंकि इन तत्वों को फिर से क्या करना है, आपस में जोड़ना है कि हाँ, फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। अभी और लगेगा टाइम? हाँ, कितना? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये लोग कार्डिलेरा पर चढ़ गए, और ये तो चिम्बरेजो के शिखर पर भी चढ़े थे, चिम्बरेजो के शिखर पर चढ़े थे, क्रेटर में जा कर के वहाँ से निकलने वाली गैसों का अध्ययन किया था। और चूंकि चिम्बरेजो काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई से जो होने वाली समस्याएं हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो शारीरिक प्रभाव होता है, उसका भी वर्णन हम्बोल्ट ने किया है। फिर इक्वाडोर में क्विटो से होते हुए ये लोग पहुँच गए लीमा, पेरू में। लीमा जाकर इन्होंने वहाँ पर देखा, गुआनो पक्षियों की बीट को देखा, जिससे बहुत अच्छी खाद बनती है। फिर यहाँ पर बहने वाली पेरू धारा, जिसको आजकल हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है, उसका तापमान रिकॉर्ड किया, उसकी गति को देखा। फिर दोस्तों गुआकिल बंदरगाह से ये अकापुल्का पहुँच गए मैक्सिको में, और मैक्सिको के सामाजिक आर्थिक दशा का भरपूर अध्ययन किया इन्होंने। उसके बाद दोस्तों 1804 के आसपास ये लोग अपनी वापसी यात्रा में फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन होते हुए फिर से लौटे, और पेरिस में ही ये अपने पूरे यात्रा का विवरण लिखे, और उसको फ्रांसीसी भाषा में कई छोटे छोटे
निबंध और बुकलेट्स के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया था। फिर ये बर्लिन में शिफ्ट हो गए। इसी बीच 1806 में इन्होंने इटली में माउंट वेसुवियस की भी यात्रा किया। और दोस्तों 1829 में इनको रूस के जार ने आमंत्रित किया, वहाँ पर हमबोल्ट गए और वहाँ से उन्होंने पूरे साइबेरिया की यात्रा करते हुए अल्टाई पर्वतों तक पूरा यात्रा किया घोड़े से, और किस क्षेत्र में खनिजों की संभावना है इसका पता लगाया। इसी यात्रा में इन्होंने महाद्वीपीयता की भी बात की कि हाँ, समुद्र के तट से अंदर जाने पर तापमान में परिवर्तन होता है। जमी हुई ज़मीन के लिए, जो साइबेरिया वाला इलाका है, उसके लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग शुरू हो गया इसी समय से। और हवा की गति, दिशा, दृश्यता, तापमान, आर्द्रता आदि के लिए क्लाइमेटोलॉजी शब्द भी पॉपुलर होने लगा। तो महाद्वीपीयता की संकल्पना हमबोल्ट के इस यात्रा के बाद ही विश्व का मानचित्र तैयार हुआ, जिस पर समताप रेखाएं खींची गई थी। उसके बाद आकर के फिर इन्होंने चैम्बरलिन का पद ग्रहण किया और 1859 में अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की मृत्यु हुई दोस्तों, जिस साल डार्विन की चर्चित किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। तो ये है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की यात्रा का एक संक्षिप्त वर्णन। इसी यात्रा के विवरण को इन्होंने कास्मास में समेटा है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की अध्ययन की पद्धति क्या थी, विधि क्या थी। उसके बाद हम लोग इनकी कृतियां और इनकी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि इनकी अध्ययन पद्धति क्या थी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की अध्ययन पद्धति के बारे में। उनका मेथड क्या था। तो मेथड में कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है विशेष से सामान्य की ओर जाना। जैसे कोई व्यक्ति एक संडे को आया आपसे मिलने, फिर दूसरे संडे को भी आया, फिर तीसरे संडे को भी आया, तब एक सामान्य निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति हर संडे को हमारे यहाँ आता है। जहाँ जहाँ पर तापमान वर्षा ज़्यादा थी वहाँ वहाँ पर सदाबहार वन पाए गए। आपने अमेजन में भी जाके देखा कि यही हो रहा है, कांगो बेसिन में भी आपने देखा कि यही हो रहा है, इंडोनेशिया में आपने जाके देखा कि यही हो रहा है। मतलब एक विशेष अध्ययन के बाद आपने क्या निष्कर्ष निकाला, सामान्य नियम क्या बना दिया कि जहाँ जहाँ पर भी तापमान और भरपूर वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। तो हमबोल्ट और रिटर दोनों ही इसके समर्थक रहे हैं। और दूसरा एक उल्टा होता है, इंडक्टिव मेथड के अलावा भी होता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी इतने ही समझें। तो दोस्तों हमबोल्ट की पद्धति को हम लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित आगमनात्मक विधि, इंपीरिकल इंडक्टिव पर ध्यान दें मेथड, क्योंकि डिडक्टिव भी आएगा। तो हमबोल्ट की विधि है प्रत्यक्षानुभव पर आधारित आगमनात्मक विधि। अब ये प्रत्यक्ष अनुभव किसको कहते हैं हमबोल्ट? तो ये कहते हैं कि किसी तत्व का इंद्रियों के माध्यम से विचार पूर्ण अनुभव, किसी तत्व का मतलब हमने चर्चा किया था अभी, किसी क्षेत्र में खड़े हो जाइए, तत्व क्या क्या हैं तो आप देख लीजिए किस किसी से आप प्रभावित हो रहे हैं। तापमान वहाँ का एक तत्व है, वर्षा वहाँ का एक तत्व है, आर्द्रता वहाँ का एक तत्व है,
पवन वहाँ का एक तत्व है, मृदा वहाँ का एक तत्व है, जीव और वनस्पतियाँ वहाँ के तत्व हैं, जलवायु वहाँ का तत्व, ये तत्व हैं। इसलिए तत्व बार बार मैं रिपीट करता हूँ। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव किसको मानते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित आगमनात्मक विधि के समर्थक हैं ये। और ये प्रत्यक्ष अनुभव किसको कहते हैं? कि तत्वों का इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों में भाई इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, जैसे तापमान नापना हो तो थर्मामीटर मना नहीं है, वो भी थर्मामीटर इंद्रियों के माध्यम से ही माना जाएगा। विचारपूर्ण तत्वों का इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया गया विचारपूर्ण तथ्य ही उस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित आगमनात्मक विधि। जैसे उदाहरण के लिए ये क्या करते थे कि किसी क्षेत्र में गए, किसी क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ पर प्रत्येक तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करके उसकी सक्रियता को देखते थे ये, और फिर उसी तत्व का अन्य तत्वों से अंतर संबंध का अध्ययन करते थे। फिर से समझिए, किसी क्षेत्र विशेष में गए, किसी भूदृश्य में, क्षेत्र विशेष के किसी भूदृश्य में गए, फिर प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा इन्होंने क्या किया? हर तत्व की सक्रियता को नापा, समझा, देखा, और फिर उस तत्व का उसी क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य तत्वों से अंतर संबंध को समझा। जैसे किसी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा है तो उसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी वर्षा और मृदा का अंतर संबंध। वनस्पतियां हैं तो वनस्पतियां जहाँ होती हैं, कुछ विशेष वनस्पतियां विशेष प्रकार की मिट्टी पैदा करती हैं, या कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियों में कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां पैदा होती हैं। तो इनका आपसी संबंध, अंतर संबंध, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तत्वों का अंतर संबंध का अध्ययन करते थे वो। जैसे किसी क्षेत्र में गए, चट्टानों को देखा, अब कुछ विशेष प्रकार की चट्टानों से कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियां ही बनती हैं। जैसे आपको पता होगा कि ज्वालामुखियों से निकली हुई काली मिट्टी जो लावा होता है, उन चट्टानों से क्या बनता है? काली मिट्टी या रेगर मिट्टी बनती है। तो अब ये किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों का पहले इन्होंने अध्ययन किया, फिर उसी क्षेत्र में अब क्या देखने लगे कि यहाँ पर जलवायु और वनस्पतियाँ कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, यहाँ पर मिट्टी और जीव जंतु और वनस्पतियाँ एक दूसरे से कैसे तरह संबंधित हैं, इसका अध्ययन वो करते थे। और ये सब कुछ कैसे होगा? प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर इस तरह का अंतर संबंध स्थापित करना हो तो पूरा विश्व का भ्रमण करे और एक एक तत्व का बारीकी से अध्ययन करे, तभी तो प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा? हमबोल्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हम दूसरे के द्वारा इकट्ठा किए गए तथ्यों का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन उनका जो परीक्षण होगा वो पहले करना पड़ेगा। तर्कपूर्ण उसका परीक्षण करके तब उसका प्रयोग करें आप। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित आगमनात्मक विधि का एक एक तत्व की क्रियाशीलता का अध्ययन करके और उस तत्व की उसी क्षेत्र के अन्य तत्वों से अंतर प्रक्रिया, इंटरेक्शन का अध्ययन करते थे। उसके बाद क्या करना है? तो तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद, जैसे तापमान इकट्ठा किया, वर्षा इकट्ठा किया, मिट्टी का प्रकार, चट्टानें, जीव जंतु, उनको समानता के, सिमिलरिटी के आधार पर, सामान्य विशेषता के आधार पर अब वर्गीकृत करते थे। और किसी एक वर्ग के तत्वों का क्या करते थे? फिर उद्भव और विश्व वितरण कैसा है वो दिखाने की कोशिश करते थे। और फिर एक ही ग्रुप के तत्वों में आपस में सह संबंध कैसा बन रहा है और अंतर संबंध किस तरह से विकसित हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश करते थे ये। तो ये है दोस्तों अध्ययन पद्धति अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। एक लाइन में अगर बात करें हम,
तो वह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित आगमनात्मक विधि है, इंपीरिकल इंडक्टिव मेथड है। और आगमनात्मक विधि में क्या होता है, विशेष से सामान्य नियम निकाले जाते हैं। तो इनका हर जगह वही घुमा फिरा करके तत्वों में प्रत्येक तत्व के साथ आपसी अंतर संबंध, अंतर प्रक्रिया, इंटरडिपेंडेंस घुमा फिरा करके यही है इनका अध्ययन पद्धति। अब आगे हम लोग बात करेंगे इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में। आपको तो पता ही है कि कास्मास इनकी सबसे फेमस कृति है, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ और इनकी कृतियां हैं, कुछ निबंध हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और कास्मास पर भी फोकस करेंगे कि उसमें मुख्य रूप से क्या क्या संग्रहित है। तो चलिए बात करते हैं प्रमुख कृतियां। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनकी चर्चा हम लोग थोड़ा करें। देखिए, वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण जो वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली उनकी किताब है वो तो है कास्मास। लेकिन दोस्तों, जितने बड़े ये अन्वेषक और प्राकृतिक वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े लेखक भी थे और अपने पूरे यात्रा विवरणों का और अध्ययनों का, खोजों अन्वेषणों का इन्होंने कलमबद्ध किया है। हम्बोल्ट लगभग 1824 से लेकर 27 तक अपने पेरिस प्रवास के दौरान बहुत से लेख लिखते रहे और उन लेखों को 30 खंडों में, दोस्तों 30 खंडों में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया और उनका सम्मिलित नाम है ये वॉयेज ऑब्जर्वेशंस इक्विनेक्सिल्स डू नोविया कॉन्टिनेंट। भाषा थोड़ी सी फ्रांसीसी है। नए महाद्वीप के विषुवतीय क्षेत्रों की यात्रा। नए महाद्वीप, नया महाद्वीप अमेरिका ही वही खोजा गया था। तो ये लोग जहां यात्रा आपने अभी पीछे पढ़ा वो क्या विषुवत रेखा के आसपास का इलाका था, वही वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर। तो ये 30 खंडों में इनके जो लेख हैं वो सब मिला जुला करके फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुए हैं और इनका नाम है नए महाद्वीप के विषुवतीय क्षेत्रों की यात्रा। इनमें 28वां से 30वें तक जो आपके खंड हैं जिनको रिलेशंस हिस्टोरिक कहा गया है वो बड़े ही प्रभावी सिद्ध हुए और इनमें हम्बोल्ट ने अपने यात्रा जो किया था उन अनुभवों का विवरण और वैज्ञानिक तथ्यों का अन्वेषण या समीक्षा अपना प्रस्तुत किया है। दोस्तों, इसी में एसाई पॉलिटिक एक खंड है, यह भी बहुत पॉपुलर हुआ था। इसमें एक देश मैक्सिको की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है और इसको कुछ लोग प्रथम प्रादेशिक आर्थिक भूगोल मानते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिको के अध्ययन में उन्होंने बताया कि या उन्होंने ये वर्णित किया है कि किसी देश की राजनैतिक दशा और वहाँ की सामाजिक स्थिति वहाँ के उत्पादन और संसाधनों से किस तरह से संबंधित है और किसी देश के विकास के लिए जरूरी है कि वहाँ के संसाधनों का सबसे प्रभावकारी ढंग से प्रयोग किया जाए। इसी संदर्भ में इन्होंने बल्कि पनामा नहर के बनाने की भी बात की थी कि मध्य अमेरिका के इस्थमस या स्थल संधि को काटकर एक नहर बना देना चाहिए
तो ये उसी संदर्भ में इन्होंने प्रपोज किया था और उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह इनके अनुसार पनामा वाला इस्थमस, चूंकि वो संकरा है ना, पनामा वाला इस्थमस है। दोस्तों, मैक्सिको पर अपने ग्रंथों में हर जगह हम्बोल्ट ने आपसी तत्वों के आपसी अंतर संबंध को दिखाने की कोशिश किया है। मैक्सिको पर जो भी इन्होंने निबंध वगैरह लिखे, सब में इन्होंने तत्वों के आपसी अंतर संबंध को दिखाने की कोशिश किया है और इन्होंने ये दिखाया कि ऊंचाई के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पतियां, फसलें, हिमरेखा, इनमें किस तरह से परिवर्तन होता है। तो हम्बोल्ट ने ये पार्श्वकाट के रूप में एक दिखाया कि 3 पार्ट में इन्होंने बांटा कि जो निचले भाग हैं, जो नीचे वाले भाग हैं, यानी कि जिनकी ऊंचाई कम है, जिनकी ऊंचाई कम है, जिनको कि इन्होंने टियरा कैलिएंट कहा। टियरा कैलिएंट कहा और मध्य वाले भाग को इन्होंने टियरा टेम्पलेट, थोड़ा सा नाम अटपटे हैं इसके, इन्होंने बताया कि लगभग 1200 मीटर तक के भाग को, जिसको इन्होंने टियरा कैलिएंट, ये है आपका स्पेलिंग है इसकी, टियरा कैलिएंट, ये इन्होंने लगभग 1200 मीटर तक की ऊंचाई वाले भागों को कहा है। फिर इन्होंने टियरा टेम्पलैंड, टियरा टेम्पलैंड, जो लगभग इनके अनुसार 2000 मीटर के आसपास तक जाएंगे, और इसके ऊपर के भाग को इन्होंने टियरा फ्राया, कहा। अब इनका यह कहना है कि जो नीचे वाले भाग हैं, यानी कि जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, टियरा कैलिएंट जिसको आप कह रहे हैं, लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई तक, इन भागों में गन्ना, कपास, केला, नील, इन सब की खेती होती है, लेकिन बीमारियों के कारण रहने के बहुत अनुकूल यह एरिया नहीं होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला लगभग 1200 मीटर से लेकर के लगभग 2000 मीटर के बीच का, जिसको ये टियरा टेम्पलैंड कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लगभग मध्य अक्षांश वाली सारी फसलें उगाई जा सकती हैं यहाँ पर, और ये रहने के लिए भी मनुष्य के बहुत उपयुक्त है। इसके ऊपर के हिस्से को इन्होंने कहा कि यह शीत के कारण न तो फसल उत्पादन के लिए अच्छा है और न रहने के लिए। इस प्रकार से ऊंचाई के साथ फसल और अधिवास को इन्होंने क्या किया, अंतर संबंध दिखाया। तो ये भी तो तत्वों का आपसी अंतर संबंध है, घुमा फिराकर, कि ऊंचाई किस तरह से फसलों को प्रभावित कर रही है, ऊंचाई किस तरह से अधिवासों को प्रभावित कर रही है। अंतरक्रिया या इंटरडिपेंडेंस या इंटरेक्शन, यही तो इनका बार बार मकसद है दिखाना। तो इस पार्श्वकाट के माध्यम से मैक्सिको में इन्होंने ये दिखाया कि ऊंचाई जो कि एक तत्व है खुद, उससे फसलें कैसे संबंधित हैं। अभी आपने कहा ना कि ये यहाँ पर वो फसलें होती हैं, केला है, गन्ना वगैरह वगैरह, यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा हो जाने पर फसल बदल जाती है, और ऊंचाई ज्यादा होने पे तो ऊंचाई का फसलों से संबंध, वनस्पतियों से संबंध, या ऊंचाई अधिवासों को किस तरह से प्रभावित कर रही है। प्लेन एरिया में अलग तरह के अधिवास बनेंगे, ऊंचे क्षेत्रों में अलग तरह के अधिवास बनेंगे। तो घुमा फिराकर इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से एक तत्व का दूसरे तत्व से अंतर संबंध यहां पर प्रदर्शित किया है। दोस्तों,
हम्बोल्ट का जो मकसद था वो था एक विश्वव्यापी विज्ञान का विकास करना, और यह एक पूरा किताबों की श्रृंखला लिखना चाहते थे। और एक विश्वव्यापी मतलब इनके अध्ययन किसी विशेष विषय से संबंधित नहीं है, तो ये एक विश्वव्यापी विज्ञान का विकास करना चाहते थे। और वह विश्वव्यापी विज्ञान क्या क्या करेगा, तो पहले तो प्रकृति की संरचना को समझाएगा, प्रकृति के होलने संपूर्णता में मानव को स्थापित करेगा कि मानव भी उसका एक अंश है, और ये विश्व में पाई जाने वाली सारी प्रजातियों की एक ही स्रोत से उत्पत्ति का जिक्र करेगा, यानी आपस में प्रजातियों में कोई भेद नहीं है, सभी को किसी भी व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, कॉस्मॉस जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, 5 खंडों में ये प्रकाशित हुई, और अंतिम खंड तो लगभग अपने मृत्यु के 2 दिन पहले ही पूरा किया था इन्होंने। सबसे पॉपुलर कृति कॉस्मॉस, और इसमें इनके संपूर्ण जीवन का यात्रा वृतांत का सार कहिए, और अध्ययन खोज अन्वेषण जो कुछ भी इन्होंने किया सबकी सार है कॉस्मॉस। इसके पहले खंड में दोस्तों ब्रह्मांड की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दूसरे खंड में प्राचीन मिस्र की सभ्यता से लेकर और हम्बोल्ट के समय तक जो पृथ्वी के विवरण या यात्राओं के विवरण जो उपलब्ध थे उसकी समीक्षा की गई है। इसके तीसरे खंड में सामान्य एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी के नियम बताए गए हैं, और चौथे खंड में पृथ्वी के भौतिक भाग और मानव का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, हम्बोल्ट जितने बड़े अन्वेषक और प्राकृतिक वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े एक लेखक भी थे, और इन्होंने जो मुख्य उद्देश्य था तत्वों के बीच में आपसी अंतर संबंध, अंतर प्रक्रिया, सह संबंध दिखाना, उसको जहां भी मौका मिला है इन्होंने अपनी कृतियों में बहुत बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, अब हम लोग, चूंकि इन्होंने बहुत से लेख लिखे, किताबें लिखी, अपने व्याख्यान दिए, पेरिस में रहे, बर्लिन में रहे, तो उन व्याख्यानों से, उन लेखों से, इनकी किताबों से इनकी कुछ संकल्पनाएं उभर कर आती हैं। हम्बोल्ट की कुछ संकल्पनाएं उभर कर आती हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम अब बात करेंगे हम्बोल्ट की प्रमुख संकल्पनाएं। हम्बोल्ट की प्रमुख संकल्पनाएं। हम्बोल्ट की प्रमुख संकल्पनाएं। प्रमुख संकल्पनाएं। तो दोस्तों, इनकी संकल्पनाओं को हम लोग निम्न 4 शीर्षकों के अंतर्गत विश्लेषित कर सकते हैं। 1, 2, 3 और 4। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चूंकि हम्बोल्ट का जो मकसद है तत्वों का आपसी अंतर संबंध, अंतर क्रिया, सह संबंध प्रदर्शित करना है, और इसके लिए इन्होंने कहीं भी गॉड या भगवान का सहारा नहीं लिया है। यहां तक कि गॉड शब्द का इन्होंने कहीं अपनी किताबों में प्रयोग ही नहीं किया है। यह एक अज्ञेयवादी थे, एग्नोस्टिक। अज्ञेयवादी का मतलब होता है कि ईश्वर है कि नहीं हम इस पर चर्चा भी नहीं कर सकते, और अगर है तो हम उसके बारे में जान नहीं सकते। नहीं, एक तो आस्तिक हैं जो मानते हैं कि ईश्वर है, एक नास्तिक है, न अस्ति नहीं है, और एक अज्ञेयवादी ईश्वर है कि नहीं ये चर्चा का विषय ही नहीं हो सकता, और अगर ईश्वर है भी तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख संकल्पनाएं, और ये 4 इनकी प्रमुख संकल्पनाएं उभर कर आती हैं इनके लेखों किताबों से। हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें।
तो दोस्तों, हमबोल्ट की जो मुख्य संकल्पनाएं हैं वो कहाँ से उभर कर आईं? तो बर्लिन में दिए गए उनके बहुत से व्याख्यान, उनके लेख और उनकी महत्वपूर्ण किताब कॉस्मॉस से हम लोगों ने कुछ संकल्पनाएं निकाला है जो भूगोल को वैज्ञानिक आधार देती हैं। तो हम लोग उनकी 4 संकल्पनाओं पर विशेष रूप से फोकस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहली जो संकल्पना है उनकी कि प्रकृति जीवंत समष्टि है। प्रकृति जीवंत समष्टि है। नेचर इज एन ऑर्गेनिक होल। नेचर इज एन ऑर्गेनिक होल। दोस्तों, ये बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट है। हमबोल्ट ये मानते हैं कि प्रकृति ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में या पृथ्वी के विभिन्न भागों में विभिन्न रूपों में भले ही दिखती हो, लेकिन यह सारी चीज़ें मिलकर क्या हैं? एक समष्टि, जीवंत समष्टि हैं, ऑर्गेनिक होल है, सजीव है, सजीव जैसा व्यवहार है इसका। जैसे आप एक उदाहरण समझिए थोड़ा सा। हम लोग जब तक सजीव हैं तब तक क्या क्या हो सकता है? अगर आप नाखून काट रहे हो, थोड़ा सा ब्लेड उंगली में लग गया, दोस्तों असर कहाँ होता है? पूरे शरीर पर होता है। थोड़ा सा कोई अंग आपका कैंसर से पीड़ित हो जाए किसी का भी, देखिए कहते हैं कि वो पूरे शरीर में फैल जाए। ये जीवंतता के लक्षण हैं। क्या किसी मरे हुए व्यक्ति में भी ब्लेड से उसका नाखून काटें या मरने के बाद देखिए बाल भी कुछ क्षेत्रों में एक संस्कार के तौर पे घुटवा दिया जाता है उसका, जो मरता है उसका, ख़ासतौर से महिलाओं वगैरह में। तो क्या उस समय अगर छुरा थोड़ा सा या उस तरह लग भी जाए तो वो व्यक्ति रिस्पांस देगा? या वह कटा हुआ भाग का प्रभाव क्या उसके पूरे शरीर पर पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। तो सजीव का यही लक्षण है कि किसी भी जगह हाथ के रूप में हमको दिख रहा है अपना अंग, अलग शेप है, साइज है, पैर के रूप में दिख रहा है, नाक, आँख, कान, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा सा किसी तरह का अगर प्रभाव पड़ता है, कान कट जाए, असर कहाँ होगा? पूरे शरीर पर होगा। तो इसी सेंस में हमबोल्ट पूरे प्रकृति को सजीव मानते हैं, यानी कहीं भी कोई घटना घटेगी अगर, तो उसका पूरे समष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। जीवंत समष्टि है, जीवंत समष्टि है। प्रत्येक छोटा से छोटा तत्व भी आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है और बड़े से गुथा हुआ है। इसलिए कोई भी घटना अगर कहीं भी घटित होगी तो उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ेगा। इसी सेंस में ये प्रकृति को क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। या यूं कहें कि किसी भी क्षेत्र का कोई भी तत्व हो, सारे क्षेत्रों के तत्व आपस में क्या हैं? अन्योन्याश्रित हैं, अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं और अंतर्ग्रंथित हैं, इंटर रिलेटेड हैं या सह संबंधित हैं, को रिलेटेड हैं। ये कहना चाहते हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी छोटी सी भी हलचल होती है तो पूरे ब्रह्मांड में वह संचरित हो जाती है। अच्छा, आप लोग जरा सा एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। क्या चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा नहीं आता है? तो उसकी ग्रेविटी का प्रभाव यानी चंद्रमा की गति का प्रभाव भी तो पृथ्वी पर पड़ ही रहा है। इसी तरह अन्य ग्रहों की गति का भी प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी के अपने अलग अलग भागों के तत्वों में भी आपसी अंतर संबंध है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि प्रकृति में कहीं भी थोड़ा सा परिवर्तन हो, कहीं भी, तो पूरी प्रकृति में संचरित होता है। इसका अर्थ क्या है? सपोज करिए कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों के तापमान में कोई परिवर्तन हो जाए या विषुवत रेखीय क्षेत्र के किसी भाग में ही, कांगो बेसिन में मान लीजिए, अमेजन बेसिन में, कहीं भी आप सोच लीजिए, तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। अब तापमान में जब परिवर्तन होगा तो क्या क्या बदलेगा?
वर्षा की मात्रा बदल जाएगी, आर्द्रता वायुमंडल में जो घुली है उसका प्रतिशत अनुपात बदल जाएगा, हवा की गति और दिशा बदल जाएगी, और इन सारी कुल मिलाकर जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव कहाँ पहुँचेगा? अब इनडायरेक्टली डायरेक्टली वनस्पतियों पर और मिट्टी पर, खनिजों पर, फसलों पर, और उस तरह से होता हुआ यह प्रभाव पूरे प्रकृति में संचरित हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इस तरह से प्रकृति एक समष्टि है और जीवंत समष्टि है। वो भी ऐसा नहीं कि डेड टाइप में, नहीं, जीवंत। यह केवल अजैविक या जैविक तत्वों का केवल एक संग्रहण नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी कहीं पर भी कोई घटना होगी तो उसका पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी सेंस में हमबोल्ट कह रहे हैं कि प्रकृति क्या है? जीवंत समष्टि है। इसको ऐसा न सोचिएगा कि यह केवल जैविक और अजैविक पुंजों का क्या है? संग्रह है। ऐसा नहीं है। निर्जीव तत्वों का पुंज नहीं, बल्कि सजीव है, सक्रिय है और सुव्यवस्थित है। दूसरी बात कि प्रकृति स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। क्या है? गतिमान है, और इसीलिए इसमें विकास चलता रहता है। स्थिर गतिमान, स्थिर गतिमान, विकास चलता रहता है। अगर स्थिर होती तो शायद विकास संभव नहीं होता। इसलिए पृथ्वी में क्या है? प्रकृति में गतिशीलता है। यह निष्प्राण नहीं है। क्या है? जीवंत है, जीवंत समष्टि है यह। अब यहाँ पर दोस्तों, हमबोल्ट पर उनके युग के कुछ दार्शनिकों जैसे गेटे हो गए, शीलिंग हो गए, या कुछ कवि हैं आपके, किट्स हैं, शेली हैं, इनका छायावादी प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। रोमांटिसिज्म स्पष्ट नज़र आता है, क्योंकि ये लोग भी क्या मानते थे? प्रकृति को एक सजीव मानते थे और इसके रहस्यात्मकता से स्तब्ध थे ये लोग। सभी वैज्ञानिक हो, ये आपके जितने भी उस समय के दार्शनिक और जो कवि थे। तो हमबोल्ट क्या चाह रहे हैं? इसी रहस्यात्मकता और गतिशीलता को और सुव्यवस्था को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित करना चाहते हैं। वो अपने पत्रों में लिखते हैं वो कि हम अमेजन के वनों में जब घूम रहे थे, या हम जब एंडीज की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो हमें सदैव बोध होता रहा कि संपूर्ण प्रकृति एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक एक ही आत्मा से स्फुरित है, एक ही आत्मा से स्फुरित है। यहाँ तक कि पत्थर हों, पौधे हों, वनस्पतियाँ हों, जीव जंतु हों, सभी में एक ही प्राण क्या है? एक ही प्राण स्फुरित होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमबोल्ट प्रकृति को एक निर्जीव तत्वों का पुंज न मानकर सजीव, सक्रिय एवं सुव्यवस्थित समष्टि के रूप में देखते हैं, और वे इस प्रकृति में व्याप्त इसी सुव्यवस्था और क्रियाशीलता का अध्ययन करना चाह रहे थे वैज्ञानिक दृष्टि से। तो दोस्तों, हमबोल्ट के इस कॉन्सेप्ट या संकल्पना का यही अर्थ है। प्रकृति जीवंत समष्टि है। नेचर इज एन ऑर्गेनिक होल। यह केवल जैविक और अजैविक तत्वों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि तत्व आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, को रिलेटेड हैं। और कहीं पर भी कोई घटना छोटी से छोटी भी घटती है तो पूरे प्रकृति में वो संचरित हो जाती है, और उसका असर पूरे विश्व की जलवायु या पूरे पृथ्वी के जलवायु पर पड़ता है। अब आधुनिक युग में वैज्ञानिक लोग इसी को तितली प्रभाव कहते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसका मतलब होता है कि अगर विषुवतरेखीय क्षेत्र में कोई तितली पर हिला रही है तो उसका प्रभाव संचरित होकर के और पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करता है।
तो दोस्तों ये था पहला कॉन्सेप्ट, प्रकृति जीवंत समष्टि है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पर, यानी जो संकल्पनाएं उभर कर आ रही हैं हमबोल्ट के किताब से या लेखों से या व्याख्यानों से। उसमें है कि भूदृश्य की संकल्पना, भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप। इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें। तो दोस्तों भूदृश्य की जो संकल्पना है हमबोल्ट का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके पहले हमबोल्ट क्या कह रहे थे, प्रकृति जीवंत समष्टि है, उसमें सुव्यवस्था है, सक्रियता है, जीवंतता है, यही तो कह रहे हैं ये। अब दोस्तों यह प्रकृति की सुव्यवस्था पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में हमको दिखती है, और जो अलग अलग रूप में दिखती है इसी को हमबोल्ट भूदृश्य कह रहे हैं या लैंडस्केप कह रहे हैं। हर भूदृश्य की अपनी एक विशिष्टता होती है, स्पेशलिटी होती है। और वो विशिष्टता कैसे आती है? तो दोस्तों वो विशिष्टता उस क्षेत्र के जो तत्व हैं उनमें आपसी एक लयता, उनमें व्याप्त एक लयता, हार्मोनी से आती है। जैसे अगर हम बात करें तो आप उष्णकटिबंध के सदाबहार वनों में चले जाइए, वहाँ की जलवायु, वनस्पतियाँ, मनुष्य के ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय, फसलें, ये सब क्या हैं? आपस में गुथी हुई हैं, अंतर संबंधित हैं। और केवल अंतर संबंधित ही नहीं हैं, यह अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर भी निर्भर करती हैं। और उसी से एक विशेष तरह का इम्प्रेशन, टोटल इम्प्रेशन निकल कर आता है, जिसको हमबोल्ट भूदृश्य कह रहे हैं। अब ये भूदृश्य आप सवाना में चले जाइए तो वहाँ पर जलवायु अलग होगी, वनस्पतियाँ क्या घास के मैदान ही दिखेंगे वहाँ पर, जीव जंतु, वहाँ मानव व्यवसाय, ये सब कुछ क्या होगा? अलग होगा। यानी वहाँ के तत्वों में जो अंतर संबंध और अन्योन्याश्रिता होगी वो विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में तत्वों के आपसी अंतर संबंध और अन्योन्याश्रिता से अलग होगी। इसीलिए सवाना का जो टोटल इंप्रेशन उभर कर आएगा वो थोड़ा अलग प्रकार का होगा। किसी एक तत्व का अध्ययन मान लीजिए कि अगर करना है, हमबोल्ट का ये मानना है कि मान लीजिए उच्चावच का अध्ययन करना चाह रहे हैं हम, या वनस्पतियों का अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसी भी एक तत्व का, तब भी संपूर्ण जो वहाँ का स्वरूप है या भूदृश्य है उसको आप अनदेखी नहीं कर सकते, बल्कि उसके अध्ययन में उस तत्व का भी अध्ययन शामिल होना चाहिए, क्योंकि वह तत्व भी उस संपूर्ण भूदृश्य का ही एक हिस्सा है। इसीलिए दोस्तों हमबोल्ट कहते हैं कि किसी क्षेत्र का पहले भौतिक तंत्र देखें आप, और हर क्षेत्र का भौतिक तंत्र बिल्कुल अलग अलग होगा। भौतिक तंत्र का मतलब है एक व्यक्ति अगर जाता है तो वहाँ पर जनरली क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, वही वहाँ का भौतिक तंत्र है। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में आप जाइए, सदाबहार वनों के क्षेत्र में तो ऊंचे ऊंचे पेड़, सदाबहार, चौड़ी पत्तियाँ, लताएं वगैरह वगैरह जो दिखेगा वही भौतिक तंत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र का। अगर स्टेपी में आप चले जाइए तो दूर दूर तक फैली हुई घास, काली मिट्टी, ये सब दिखेगा, ये वहाँ का भौतिक तंत्र है। अब ये भूदृश्य की संकल्पना को दोस्तों एक उदाहरण से समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि एक संगीत रचना करनी है, संगीत की रचना करनी है। सपोज करिए कि जनगण मन अधिनायक हमको गाना है, और हमारे पास कुछ यंत्र हैं, हारमोनियम है, गिटार है, पियानो है, तबला है,
तो दोस्तों ये जितने भी यंत्र हैं एक निश्चित आवृत्ति से और उतार चढ़ाव के साथ जब बजेंगे तभी तो इनका सम्मिलित प्रभाव क्या निकलेगा, जनगण मन। इन्हीं यंत्रों का, यंत्र मत बदलिए, इन्हीं यंत्रों का अगर आवृत्ति हम दूसरा बढ़ा दें, घटा दें, उनकी टाइमिंग बजाने की अलग अलग कर दें, तो दोस्तों कोई दूसरा गाना निकलने लगेगा। इसी तरह से इन्हीं यंत्रों में अलग अलग हम टाइमिंग करके अलग अलग आवृत्ति से बजाएं तो तीसरा गाना निकलने लगेगा। लेकिन सभी तत्वों में आपस में सामंजस्य, सभी वाद्य यंत्रों में आपस में सामंजस्य होगा तभी वो गाना निकलेगा। अगर आप उनमें से किसी भी वाद्य यंत्र को उल्टा पुल्टा लगे बजाने तो जो आप इच्छित गाना आपका नहीं निकल पाएगा। सपोज करिए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो इसमें दोस्तों ये सभी साज बज रहे होंगे और एक निश्चित आवृत्ति से बज रहे होंगे, एक निश्चित टाइम इंटरवल पर बज रहे होंगे, एक निश्चित उतार चढ़ाव के साथ बज रहे होंगे, तो ये गाना उभर कर आया। उन्हीं यंत्रों का आवृत्ति, टाइमिंग, इंटरवल सब बदल दें हम तो कोई दूसरा गाना निकलने लगेगा। तो बस दोस्तों यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम बोल्ट कि विभिन्न क्षेत्रों का जो भूदृश्य उभर कर आता है हमारे सामने, वह क्या होता है, वहाँ के तत्वों में आपस में एक लयता हो तब वो उभर कर आता है। जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में तापमान का एक ट्रेंड है, वर्षा का एक ट्रेंड है, और इन्हीं के अनुसार फिर वनस्पतियों का भी एक ट्रेंड विकसित हो गया है, मृदा का एक ट्रेंड विकसित हो गया है, मनुष्य जो वहाँ पर रहते हैं उनका एक व्यवसाय विकसित हो गया है। अगर दोस्तों इसमें से एक तत्व वर्षा के ट्रेंड को हम बदल दें तो क्या वहाँ पर जो चीज़ें दिखती हैं या आज जो वनस्पतियाँ हैं या जो मानव व्यवसाय है क्या वही रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो भूदृश्य क्या होगा, बदल जाएगा। सवाना में आप जाइए और सवाना में वर्षा के नेचर को बदल दीजिए। जो सवाना में वर्षा गर्मियों में होती है जाड़े में कर दीजिए, वर्षा की मात्रा को बदल दीजिए, तो क्या वही सवाना का क्षेत्र जो आज जैसा दिखता है क्या वैसा ही दिखेगा? तो ये जो तत्व हैं इन्हीं को आप समझिएगा कि ये वाद्य यंत्र हैं और ये एक निश्चित ढंग से बजकर या निश्चित ढंग से आपस में एक लयता बनाते हैं और उससे जो स्वरूप उभर कर आता है एक सामान्य आदमी के नज़र में, भौतिक तंत्र, उसी को दोस्तों हमबोल्ट भूदृश्य कहते हैं। यानी भूदृश्य कैसे उभरते हैं, तो तत्वों के आपसी एक लयता से जो स्वरूप उभर कर आता है भौतिक तंत्र, हमबोल्ट के अनुसार वही वहाँ का भूदृश्य कहलाता है। तो ये है हमबोल्ट का भूदृश्य। दोस्तों अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट या संकल्पना पर बात करेंगे हमबोल्ट के, और वो है मानव प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में। तो दोस्तों कास्मास के चौथे खंड में हमबोल्ट मनुष्य को प्रकृति का अंग मानते हैं। पहले इसको समझ लीजिए आप, प्रकृति का अंग मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम बैठे हैं, हमारे बगल में गिलास रखा है, अगर गिलास में कोई डिस्टर्ब हो जाए, काम आग लग जाए उस गिलास में, पेट्रोल रखा हो, तो क्या मेरे शरीर पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर गिलास थोड़ी दूरी पर है तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे संबंधित नहीं है और वो सजीव भी नहीं है। लेकिन यही काम मेरी उंगली में हो, यही काम मेरे बाल में हो, कान में हो, पैर में हो, तो हम पूरा प्रभावित होंगे। इसलिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मनुष्य क्या है, प्रकृति का एक अंग है, ये कह रहे हैं। और इनका कहना है कि जो प्रकृति का हमने खाका खींचा है उसमें मनुष्य का पृथ्वी पर वितरण, प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव। अब जैसे प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव, अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य अलग अलग ढंग से अपना व्यवसाय करता है। कहीं पर केला की खेती कर रहा है, कहीं चावल की। कौन बता रहा है कैसे करो? प्रकृति बता रही है। यानी प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव, चाहे उसके आवास पर प्रभाव हो, चाहे उसके व्यवसाय पर प्रभाव हो, और
मनुष्य के द्वारा प्रकृति पर जो क्षीण प्रभाव पैदा किया जाता है, भाई मनुष्य भी तो प्रकृति में अपना प्रभाव पैदा करता है। वनों को काट करके खेती करना शुरू कर दिया इसने, लैंडस्केप को बदल दिया। बहती हुई नदियों पर इसने बांध बना करके बिजली पैदा करना शुरू कर दिया, इसने सामान्य प्राकृतिक प्रवाह में बाधा कर दिया। तो सामान्यतः मनुष्य के प्रभाव को इन्होंने कम आंका है। आज तो भाई मनुष्य ग्लोबल वार्मिंग तक करने में सक्षम है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन करने में सक्षम है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य का जो प्रकृति पर क्षीण प्रभाव होता है, प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव और मनुष्य का प्रकृति पर जो क्षीण प्रभाव होता है, उससे क्या होता है, भूदृश्य में परिवर्तन होता है, उसका भी विवेचन होना चाहिए। इस संदर्भ में ये कह रहे हैं कि मनुष्य क्या है, प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। इनका कहना है कि मनुष्य भले ही जंतुओं और वनस्पतियों जितना मिट्टी से प्रभावित न होता हो या जलवायु से उतना प्रभावित न होता हो जितना जंतु और वनस्पतियां होते हैं, क्योंकि मनुष्य क्रियाशील और सक्रिय दिमाग है इसके पास और सामंजस्य बैठाने की क्षमता है, फिर भी यह धरातलीय तंत्र से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं हम्बोल्ट। हेटनर का कहना है कि हम्बोल्ट की जो चिंतन पद्धति है वह प्राकृतिक वैज्ञानिक की है, जिसमें मनुष्य की प्रकृति पर सीधी निर्भरता तथा उससे सामंजस्य स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। और ये बात मैक्सिको पर अपने लिखे हुए निबंधों से साबित भी कर दिया है हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट सारी मानव प्रजाति का उद्गम स्रोत एक ही मानते हैं और इसलिए यह मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई भेद नहीं करते हैं। सभी मनुष्य और उसके समुदाय को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके ये बहुत बड़े समर्थक हैं। तो ये इनका अर्थ है कि मानव प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में है। ये ध्यान रखना है, अभिन्न अंग का अर्थ आप समझ रहे हैं, इतनी ज़्यादा बार मैं इसको रिपीट भी कर चुका हूँ। और मनुष्य का प्रकृति पर भी थोड़ा सा क्षीण प्रभाव ही सही, हालांकि आजकल तो बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है, पड़ता है। दोस्तों, इस चौथी संकल्पना को बहुत ध्यान से देखिए आप, क्योंकि हम्बोल्ट की यह संकल्पना भूगोल का मूल आधार है। क्या लिखा है मैंने? भूगोल क्षेत्रीय वितरण, ए स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय अंतर संबंध, स्पेशियल इंटर रिलेशन एवं क्षेत्रीय अन्योन्याश्रिता, इंटरडिपेंडेंस का अध्ययन है। तो दोस्तों, हम्बोल्ट का ये कहना है कि किसी भी क्षेत्र के भूदृश्य एवं प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? तत्वों का क्षेत्रीय वितरण पता होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए तापमान की ही बात करें तो तापमान कहाँ पर कितना है, समताप रेखाओं के माध्यम से या जैसे भी आप निकालें, यह है तत्व का क्षेत्रीय वितरण। या वनस्पतियों को आप चाहते हैं तो वनस्पतियों का क्षेत्रीय वितरण पहले ग्लोब पर दिखाइए, यानी तत्वों का क्षेत्रीय वितरण पहले आप दिखाइए। उसके बाद दोस्तों, उस किसी एक क्षेत्र विशेष को लीजिए और इस क्षेत्र विशेष में तत्वों के आपसी संबंध, अंतर संबंध का अध्ययन करिए। समझिए इस बात को। पहले आपने क्षेत्रीय वितरण दिखाया, तापमान का, वर्षा का, वनस्पतियों का, उच्चावच, मृदा, जो भी जीव जंतु, ये करिए। फिर अब एक के संबंध का अध्ययन करिए। जलवायु का वनस्पति से, जलवायु का मनुष्य के सेटलमेंट या बसाव से, उच्चावच का जलवायु से, उच्चावच का मनुष्य के व्यवसाय और उसके आवास से, जलवायु का या तापमान का मृदा से, मृदा का जल से, जल से वनस्पति का। इस तरह से आपसी अंतर संबंध को पहले आप अध्ययन करें। समझिए, 3 चीज़ लिखी गई है यहाँ पर, बहुत ध्यान देना है।
क्षेत्रीय वितरण, फिर क्या करें, क्षेत्रीय अंतर संबंध, तत्वों का क्षेत्रीय अंतर संबंध, इसका अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं ये, फिर आप निकालिए अन्योन्याश्रिता। फिर ये देखिए कि आपस में ये किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। और अन्योन्याश्रिता या स्पेशल इंटरडिपेंडेंस के लिए हम्बोल्ट एक अलग तरह का शब्द प्रयोग करते हैं, जर्मन भाषा में है ये, और यह शब्द है दोस्तों सुजामेनहांग, आधा त सुजामेनहांग, सुजामेनहांग। ये शब्द ये यूज करते हैं किसके लिए, अन्योन्याश्रिता के लिए, कि तत्व एक दूसरे से संबंधित तो हैं, क्या यह एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं। जैसे दो व्यक्ति हो सकता है एक दूसरे से संबंधित हों लेकिन एक दूसरे पर निर्भर न करते हों, या दो जीव हो सकता है कि एक दूसरे से संबंधित हों लेकिन एक दूसरे पर निर्भर न करते हों। तो ये केवल अंतर संबंध नहीं चाहिए, अन्योन्याश्रिता भी जरूरी है तत्वों में, तब एक विशेष तरह का भूदृश्य उभर कर आता है। सुजामेनहांग, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग है ZUSAM हांग, ये है दोस्तों। अन्योन्याश्रिता के लिए हम्बोल्ट जो शब्द प्रयोग करते हैं सुजामेनहांग, एक दूसरे पर चीज़ें कैसे डिपेंड करती हैं, रिलेटेड होना और डिपेंड होना दोनों में ध्यान रखिएगा अंतर है, इसलिए हमने लिखा है अंतर संबंध अलग चीज़ है, और अन्योन्याश्रिता निर्भर भी हो एक दूसरे पर तब अन्योन्याश्रिता संबंधित होना अलग चीज़ है। जैसे हमने कहा कि संबंधित का मतलब जलवायु वनस्पति से कैसे संबंधित है। अब क्या वनस्पतियाँ भी जलवायु को प्रभावित करती हैं, जलवायु भी वनस्पतियों को प्रभावित करेगा, तब तो अन्योन्याश्रय बनेगा। पता चले केवल जलवायु वनस्पतियों को प्रभावित करती है, वनस्पतियाँ जलवायु को प्रभावित न करें, तो क्या होगा, ये केवल अंतर संबंध होगा, ये अन्योन्याश्रिता नहीं होगी। इसी पर मैं जोर दे रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम्बोल्ट ने एक एग्जाम्पल लिया है। आपको याद होगा जब हम हम्बोल्ट की यात्रा पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि जब ये साउथ अमेरिका में गए वेनेजुएला में, तो वैलेंसिया झील का इन्होंने अध्ययन किया था, और वहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि वैलेंसिया झील सूख रही है। अब सूख रही है यह एक घटना है, इस सूखने का किस किस चीज़ से किस किस तरह का संबंध है। तो ये कहते हैं कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में वनों को काटा जाता है, जैसा कि यूरोपियंस पूरे अमेरिका में कर रहे थे, तो क्या होता है, मृदा का अपरदन शुरू हो जाता है, और चूँकि पेड़ों के आसपास या नीचे एक नम वातावरण होता है और शीतल और नम वातावरण होता है, जब पेड़ काट देंगे आप तो पानी ज़्यादा वाष्पीकृत होने लगेगा, इससे झरनों में पानी की कमी हो जाएगी, और जब अचानक बारिश होगी तो नदियों में तेज पानी दौड़ कर जाएगा, क्योंकि वन नहीं है, कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है इन जल प्रवाह के क्षेत्रों में, तो पानी तेजी से दौड़ के जाएगा और नदी में बाढ़ आएगी या जल की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, गाद भी जाएगा नदी के साथ अपरदन होकर मृदा का, और इसीलिए वैलेंसिया झील क्या हो रही है, भर रही है। तो इनका कहना है कि निर्वनीकरण या वनों के कटाव का एक तो जलावन की लकड़ी का अभाव और जल का अभाव, ये प्रभाव होते हैं। अब देखिए चीज़ें आपस में कैसे जुड़ गई। वैलेंसिया झील के सूखने का कारण निर्वनीकरण, निर्वनीकरण से क्या हुआ, जल का प्रवाह तेज हो गया, वाष्पीकरण की रफ्तार तेज हो गई। तो सभी चीज़ें क्या हैं, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो यही ये कह रहे हैं कि भूगोल क्या है, इनके अनुसार क्षेत्रीय वितरण तत्वों का, उनमें आपस में अंतर संबंध और अन्योन्याश्रिता का अध्ययन है। तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर
ये रहा हम्बोल्ट के बारे में। आप लोगों का थॉट से संबंधित जो मैटर है वो तैयार है और आप लोगों के ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर पर आपके हम्बोल्ट का मैटर भेज दिया जाएगा आज या कल में। तो आप लोग वीडियो देखें पूरा, लाइक सब्सक्राइब करें और अगर आप सुझाव देना चाहते हैं कोई तो दोस्तों मेरा फ़ोन नंबर है, मैं लिख देता हूँ। आप हमसे संपर्क करके और कोई भी सुझाव आप दे सकते हैं। क्या इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी या कुल मिलाकर के अच्छा रहा वीडियो, इस पर आप ज़रूर अपनी राय रखें। और अगला वीडियो जो जाएगा वो एक और बहुत काबिल जागरफर का जाएगा, रीटर का 9839534288। ये है मेरा फ़ोन नंबर। आप इस पर ज़रूर सुझाव, सलाह या आदेश करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।